हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। आज हम अपनी पूरी वीडियो में पूरे कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं कि डबल टैक्सेशन होता क्या है, फिर इसके लिए डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट क्यों एंटर किया जाता है, इसके अंदर हमें क्या क्या रिलीफ मिलती हैं, किस किस टाइप की रिलीफ मिलती हैं, ये सब चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ मीन बाय डबल टैक्सेशन। हम कह रहे हैं डबल टैक्सेशन, तो डबल टैक्सेशन का मीनिंग क्या है? डबल टैक्सेशन का मीनिंग होता है दो बार टैक्स लगना। जैसे डबल डबल मतलब दो बार, नाम से ही पता चल रहा है हमें कि डबल मतलब होता है दो बार टैक्स लगना। अब जो 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन आया तो उसकी वजह से क्या है, एक बिज़नेस है उसकी बाउंड्री सिर्फ अपने बिज़नेस तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि वो एक्सटेंड हो गया है, उसने अपनी नेशनल बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर लिया है। तो अब अगर एक इंडियन कंपनी है तो वो फॉरेन में जाकर अपना बिजनेस कर सकती है, एक फॉरेन कंपनी है तो वो इंडिया में आकर अपनी इनकम अर्न कर सकती है। ठीक है, इसी तरह एक पर्सन अगर इंडिया का है तो वो फॉरेन में किसी भी सॉर्ट से इनकम अर्न कर सकता है, और अगर एक पर्सन फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है तो वो इंडिया में आकर अपनी कोई भी सोर्स से इनकम अर्न कर सकता है। तो इसकी वजह से क्या है, उस पर्सन की इनकम पर दो बार टैक्स लग जाता है। आपको जैसे कि पता है कि टैक्स जो होता है वो दो बेसिस पर लगता है, एक होता है रेजिडेंस बेसिस, दूसरा होता है सोर्स बेसिस। तो दो बार टैक्स लगना यानी कि एक बार तो जिस कंट्री का वो रेजिडेंट है वहाँ पर टैक्स लगना, दूसरी बार जहाँ पर उसने अपनी इनकम को अर्न किया यानी कि जो कंट्री का सोर्स है, जिस कंट्री में उसने अपनी इनकम को अर्न किया है वहाँ पर टैक्स लगना, इसे ही हम बोलते हैं डबल टैक्सेशन। जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि DTAA के दो रूल होते हैं। एक जो टैक्स लगता है वो रेजिडेंट बेसिस पे लगता है, लाइक अगर एक इंडिया का पर्सन है, इंडिया का रेजिडेंट है, वो सिंगापुर में जाकर जॉब कर रहा है या कोई अर्निंग कर रहा है, पैसे अर्न कर रहा है, तो इंडिया उस पर टैक्स लगाती है ऑन द बेस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, राइट। और जो सिंगापुर गवर्नमेंट होगी वो उस पर टैक्स लगाएगी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स रूल, क्योंकि उसके इनकम का जो सोर्स है वो है सिंगापुर। सोर्स जो है वो सोर्स बेसिस के रूल पे जो सिंगापुर की गवर्नमेंट होगी वो उस पर टैक्स लायबल करेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डबल टैक्सेशन। तो पता ही चल गया, डबल टैक्सेशन मतलब दो बार टैक्स लगना। एक बार जो कंट्री है जिसका वो रेजिडेंट है वो टैक्स लगाएगी, और दूसरी बार वो कंट्री टैक्स लगाएगी जहाँ पर उसने अपनी इनकम को अर्न किया है। जैसे कि मैंने इसमें मेंशन भी किया है कि डबल टैक्सेशन वहीं पर ही पॉसिबल हो सकता है जब एक एसएससी, एक पर्सन रेजिडेंट तो एक डिफरेंट कंट्री का होता है और वो इनकम अर्न करता है कोई डिफरेंट कंट्री से। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं, मिस्टर राम एक रेजिडेंट है, कहाँ का है, इंडिया का, और अपनी इनकम का अर्न कर रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया का रेजिडेंट है तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स चार्ज करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, जबकि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो उस पर टैक्स चार्ज करेगी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स रूल, क्योंकि उसके इनकम का जो सोर्स है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी इनकम पर यहाँ पर दो बार टैक्स लायबल हो गया, एक रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर एंड दूसरा सोर्स ऑफ इनकम के बेस पर। नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ डबल टैक्सेशन। अब हमारा जो डबल टैक्सेशन होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है जुडिशियल डबल टैक्सेशन और एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। आइए इनको डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहला होता है जुरिडिकल डबल टैक्सेशन, जब एक ही इनकम पर दो बार टैक्स लगता है, यानी कि एक बार इंडिया में लग गया, एक बार फॉरेन कंट्री में लग गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जुरिडिकल डबल टैक्सेशन। दूसरा होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इसका मतलब जब एक ही इनकम दो अलग अलग लोगों के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है, दो अलग अलग लोग एक ही इनकम पर टैक्स पे करते हैं, तो उससे हम बोलते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। लेकिन जो हमारा DTAA एग्रीमेंट होता है यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वो सिर्फ जुरिडिकल डबल टैक्सेशन को ही कंसीडर में लेकर चलता है, वो इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन को कंसीडर नहीं करता। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ DTAA। अब हमें पता चल गया कि डबल टैक्सेशन क्या होता है। अब डबल टैक्सेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। डबल टैक्सेशन की वजह से जो ट्रेडर होता है, जो कि दूसरी कंट्री में ट्रेड कर रहा है, फॉरेन ट्रेड कर रहा है, डबल टैक्सेशन उसे डिमोटिवेट कर देती है, बिकॉज उसको दो बार टैक्स पे करना पड़ रहा है, एक अपनी कंट्री में, एक दूसरी कंट्री में। तो उसकी जो इनकम होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो ये उसे नेगेटिवली मोटिवेट करती है, ये उसे डिमोटिवेट कर देती है, बिकॉज कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है। दो कंट्री में टैक्स पे करने के बाद उसके हाथ में कुछ भी नहीं बच पाता, तो उसकी जो इनकम लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। इसलिए डबल टैक्सेशन हमारे ट्रेड को, हमारी इन्वेस्टमेंट को, हमारी सेविंग्स को नेगेटिवली इफेक्ट करती है और हमारे फॉरेन ट्रेड को डिमोटिवेट कर देती है। इसीलिए ही दो कंट्रीज़ आपस में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में एंटर हो जाती है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होता है जो कि दो कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ करती हैं। जैसे कि एक बायलैटरल एग्रीमेंट होता है। बायलैटरल मतलब जहाँ पर दो कंट्रीज़ एक एग्रीमेंट में एंटर होती है, उसे हम बोलते हैं बायलैटरल एग्रीमेंट।
एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे कि हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ DTAA में एंटर हो जाती है कि जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ एक ही बेसिस पर लगेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर। अब जो इनकम होगी उस पर सोर्स बेसिस पर ना इंडिया में ना ही सिंगापुर में टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा सिर्फ रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर। इसकी वजह से अब जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ एक ही कंट्री में लगेगा, दूसरी कंट्री में नहीं लगेगा। तो अब जो हमारा ट्रेड है, जो हमारा कॉमर्स है, जो हमारा फॉरेन ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, वो नेगेटिवली इफेक्ट नहीं होगी और हमारे जो इन्वेस्टर है, हमारे जो ट्रेडर है, उन्हें सिर्फ एक ही बार अपना टैक्स पे करना पड़ेगा ड्यू टू डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अभी तक जो हमारी इंडिया है कंट्री है वो मोर देन 80 कंट्रीज़ के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस में एग्रीमेंट में एंटर हो चुकी हैं। अगर हम रियल डाटा लें तो अभी तक हमारी कंट्री जो इंडिया है वो 88 कंट्रीज़ के साथ DTAA में एंटर हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर आपको शो भी कर रही है कि डबल टैक्सेशन का मतलब होता है जब दो कंट्रीज़ आपस में हैंड जॉइन कर लेती हैं, मिल जाती हैं, किस लिए, ताकि वो डबल टैक्सेशन को अवॉइड कर सके। जो डबल टैक्सेशन उनके इंडिविजुअल्स पे लाई हो रहा है एक रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर और एक सोर्स रूल के बेस पर, उसको इफेक्ट को मिनिमाइज़ कर सके और अब उनका टैक्स सिर्फ एक जगह लगे, या तो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर या सोर्स बेसिस पर। तो उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं DTAA मॉडल। DTAA के दो मॉडल होते हैं, OCED मॉडल और UN मॉडल। OCED मॉडल जनरली जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वो एंटर करते हैं और यहाँ पर हमारा जो टैक्स लगता है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर लगता है, जबकि जो UN मॉडल होता है वो जनरली जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो एंटर करते हैं और यहाँ पर जो हमारा टैक्स लगता है वो लगता है सोर्स बेस के ऊपर। तो इस तरह से DTAA के हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं DTAA के अंदर हमें कुछ रिलीफ मिलती हैं। अब डिपेंड करता है कि दो कंट्रीज़ के बीच एग्रीमेंट एंटर हुआ है या दो कंट्रीज़ के बीच एग्रीमेंट एंटर नहीं हुआ। जैसे कि डायग्राम हमें शो भी कर रहा है कि अगर दो कंट्रीज़ के बीच एग्रीमेंट हुआ है तो इट डील्स इन सेक्शन 90 एंड 90A, और अगर दो कंट्रीज़ के बीच कोई भी डबल DTAA एंटर नहीं हुआ है, नाउ इट डील्स विद सेक्शन 91। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सेक्शन 91। यूनिलेटरल रिलीफ सेक्शन 91। यूनिलेटरल, यूनि जैसे कि हमें नेम से पता चल रहा है, यूनि मतलब होता है सिंगल, यानी कि जब कोई भी DTAA का एग्रीमेंट दो कंट्रीज़ के बीच साइन नहीं हुआ होता ना, तो एक कंट्री अपने इंडिविजुअल को कुछ यूनिलेटरल रिलीफ प्रोवाइड कर देती है। जैसे कि हम मान के चलते हैं, सपोज कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, इट्स ओनली अ सपोजिशन, वी सपोज दैट देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द बांग्लादेश। अब क्या है, जो हमारा इंडिविजुअल है जो कि इंडिया का रेजिडेंट है और उसकी इनकम हुई है बांग्लादेश में, उसने एक बार अपने सोर्स बेसिस पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। नाउ ही कम टू इंडिया। अब इंडियन गवर्नमेंट क्योंकि उसने फॉरेन में टैक्स एक बार पे कर दिया है अपने बिहाफ पर, उसे कुछ यूनिलेटरल रिलीफ प्रोवाइड कर देती है, उसको कुछ टैक्स में रिबेट या रिलीफ प्रोवाइड कर देती है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल रिलीफ। अब पॉइंट यहाँ पर नोट करने का ये है कि इस जगह पर हमारा दूसरी कंट्री के साथ कोई भी DTAA साइन नहीं हुआ होता। यहाँ पे एक कंट्री सिर्फ अपने बिहाफ पर अपने रेजिडेंट को कुछ जो रिलीफ होती है, कुछ रिबेट प्रोवाइड कर देती है। तो ये हमारा डील करता है सेक्शन 91 के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस द बायलैटरल रिलीफ। जैसे कि अभी ऊपर बताया, जो बायलैटरल रिलीफ होती है वो सेक्शन 90 और 90A से डील करती है। यहाँ पर दो कंट्रीज़ एक DTAA एग्रीमेंट में एंटर हो जाती हैं और उसके बाद वो अपने जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि दूसरी कंट्री में ट्रेड करते हैं, उन्हें रिलीफ प्रोवाइड करती है। इसके अंदर जो रिलीफ आती है वो दो टाइप की आती है, एक होता है एग्जम्पशन मेथड, दूसरा होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द एग्जम्पशन मेथड। एग्जम्पशन मेथड में क्या होता है, एग्जम्पशन मेथड ऑफर फुल एंड कंप्लीट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने एक बार फॉरेन कंट्री में अपनी जो टैक्स है वो पे कर दिया, तो अब हमें अपनी रेजिडेंट कंट्री में कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा जो टैक्स रेजिडेंट कंट्री में होगा पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा। सपोज कोई इंडिया का पर्सन है, वो सिंगापुर में जॉब करता है, सिंगापुर में उसने इनकम अर्न की, सिंगापुर गवर्नमेंट को एक बार उसने पूरा का पूरा टैक्स जो वहाँ पर बना उसे पे कर दिया। नाउ ही कम टू इंडिया, बट अब उससे इंडिया में कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज उनका इंडिया और सिंगापुर का DTAA साइन है, तो उसको यहाँ पर फुल टैक्स की एग्जम्पशन मिल जाएगी। अब उसे सिर्फ एक ही जगह टैक्स पे करना था, दैट इज़ सिंगापुर। अब उसे इंडिया में कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको पूरे के पूरे टैक्स की क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन। नेक्स्ट होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। ये मेथड जनरली जब यूज़ आता है जब दो कंट्रीज़ की टैक्स रेट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पे हमें फुल टैक्स की डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलती है, बट हमें उसका क्रेडिट मिल जाता है। जैसे कि इंडिया और
और सिंगापुर, सपोज जो सिंगापुर में टैक्स बन रहा है उसका दैट इज़ 50,000 और जो इंडिया में उसका टैक्स बन रहा है दैट इज़ 60,000। अब उसने सिंगापुर में टैक्स पे कर दिया दैट इज़ 50,000, लेकिन इंडिया में उसे कंप्लीट टैक्स की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जितना टैक्स उसने सिंगापुर में पे किया है दैट इज़ 50,000, अब वो इंडिया में 50,000 की एग्जम्पशन ले सकता है, 50,000 का टैक्स क्रेडिट ले सकता है, जो कि वो ऑलरेडी जो हमारा सिंगापुर है उसमें पे कर चुका है। अब इंडिया में उसका टैक्स बन रहा है 60,000, 50,000 की उसने एग्जम्पशन ले ली या टैक्स क्रेडिट ले लिया जो कि उसने ऑलरेडी सिंगापुर में पे कर दिया है, तो अब उसे इंडिया में टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट दैट इज़ ओनली 10,000 रुपीज़। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे बायलैटरल रिलीफ में 2 तरह के मेथड होते हैं, एग्जम्पशन और टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जम्पशन में जब हम एक बार दूसरी फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर देते हैं तो हमें अपनी खुद की कंट्री में कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा पूरा का पूरा जो टैक्स होता है वो एग्जम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमने टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होता है, जितना टैक्स हम फॉरेन कंट्री में पे करके आ चुके हैं उस टैक्स की हमें अपनी कंट्री में पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाता है और बचा हुआ टैक्स हमें यहाँ पर पे करना होता है। नेक्स्ट है इसमें कि हमें कुछ सर्टिफिकेट जमा कराने होते हैं जब हम DTAA को क्लेम करते हैं। एक होता है TRC, टैक्स रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जो कि हमें फॉरेन गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है अगर कोई नॉन रेजिडेंट होता है। तो TRC, पैन नंबर, नेशनैलिटी का प्रूफ, एड्रेस, स्टेटस कि वो इंडिविजुअल है, HUF है, क्या है वो, ये सब का स्टेटस, और अगर कंपनी है तो कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी डिपॉजिट करना पड़ता है अगर वो DTAA को क्लेम करना चाहती है तो। नेक्स्ट है रीज़न ऑफ DTAA कि हम DTAA में साइन क्यों करते हैं, हम DTAA में एंटर क्यों होती हैं 2 कंट्रीज़। फर्स्ट तो यही है कि डबल टैक्सेशन की वजह से जो हमारा ट्रेड है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिवली इफेक्ट हो रही थी। हमारा फॉरेन ट्रेड इसको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे थे ये हमारी फॉरेन ट्रेड को, क्योंकि 2 बार टैक्स देने की वजह से हमारे ट्रेडर्स का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो रहा था। तो हम चाहते हैं कि उस पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े और हम डबल टैक्सेशन के लिए कुछ रिलीफ दे पाएँ। तो डबल टैक्सेशन के लिए रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हम DTAA में एंटर हो जाते हैं। सेकंड है डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए, डबल टैक्सेशन नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए भी हम DTAA में एंटर हो जाते हैं। अगर हमें एक गवर्नमेंट जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन गवर्नमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है टैक्स के लिए, टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन, कोई पर्सन है जिसने इंडिया में टैक्स इवेड किया या अवॉइड किया है तो वो उसकी एक्सचेंज भी कर सकता है इन्फॉर्मेशन को, और अगर हमें किसी पर्सन से इनकम टैक्स की रिकवरी करनी है तो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन, एट लास्ट वी कैन कंक्लूड दैट कि जो हमारी कंट्री है नाउ अ डेज, हमारी कंट्री में जो बिजनेसेस हैं वो सिर्फ हमारी नेशनल बाउंड्री तक लिमिटेड नहीं है, दे आर एक्सटेंडेड टू द इंटरनेशनल बाउंड्रीज, राइट। तो अब हमें क्या है कि 2 बार टैक्स पे करें तो वो हमारी ट्रेड, हमारी इन्वेस्टमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। इसीलिए ये असेंशियल है कि हम DTAA में एंटर हो जाएं ताकि हमें एक बार ही टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट हो और हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो नेगेटिवली इफेक्ट ना हो। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इंडिया करेंटली अभी तक 88 कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट में एंटर हो चुकी है और बहुत सारे UCED मॉडल, UN मॉडल, तो डिफरेंट मॉडल्स के अकॉर्डिंग जो कंट्री होती है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस पे एग्रीमेंट में एंटर हो जाती है ताकि जो डबल टैक्सेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट या मिनिमाइज किया जा सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।